Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो दो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है लोकसभा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल दिए गए? तो वर्तमान समय में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें इनिशियली शुरुआत में कितने शेड्यूल थे? तो शुरुआत में थे 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने सुझाव दिया था कि भारतीय नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए और ये चीज मेंशन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो कमेटी जिसने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की एक तरह से सुझाव दिया था, उस कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सी इज द करेक्ट आंसर। 1976 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है और ये मेंशन किया गया है आपके पार्ट 4 ए में। पार्ट 4 ए और आर्टिकल है आपका 51A। इसके अंतर्गत उस समय 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और वर्तमान समय की बात की जाए तो इस समय मिलेंगे आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वे कौन सी अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? उसका नाम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधानिक संशोधन को जिसे पास किया गया 1976 में, इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा राज्य है जो कि भारत के संविधान के 6 शेड्यूल में मेंशन नहीं है? तो इनमें से वो राज्य जो कि भारत संविधान की 6ठी सूची में शामिल नहीं है वो है आपका मणिपुर। बी इज द करेक्ट आंसर। 6 शेड्यूल में टोटल 4 स्टेट्स आती हैं, उनका नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां पे मणिपुर नहीं आएगा, सो बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है? तो दल बदल विरोधी कानून के रूप में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को जाना जाता है? वो है आपका 10th शेड्यूल। सी इज द करेक्ट आंसर। इस शेड्यूल में बात की गई है जितने भी MPs और MLA हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशंस की ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। अगर वो डिफेक्टेड पाए जाते हैं तो उसके आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और ये चीज मेंशन की गई है 10th शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के जो 8वां शेड्यूल है उसमें कितनी भाषाएं बताई गई हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में है 22 लैंग्वेजेस। डी इज द करेक्ट आंसर। इनिशियली जब भारत के संविधान को लागू किया गया था उस समय थी मात्र 14 भाषाएं और अब कितनी हो गई हैं? 22। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इनमें से एक भाषा जो नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश जो है इन 22 में से नहीं है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है किस अनुच्छेद के अनुसार? वो है आपका आर्टिकल 352। ए इज द करेक्ट आंसर। 356 के अंतर्गत है आपका प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति का शासन और आर्टिकल 360 के अंतर्गत है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्त आपातकालीन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भारत के संविधान में जोड़ा गया है तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है किस देश के संविधान से लेकर? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर। बी इज द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है आपके पार्ट 3 में, भाग 3 बताता है और ये आर्टिकल्स कवर करते हैं आपके 12 से लेके 35।
शुरुआत में टोटल फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार थे हमारे पास 7 और वर्तमान समय में हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं 6। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर इनमें से किसको सौंपते हैं? तो भारत के प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ए इज द करेक्ट आंसर, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? तो सेंटर के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे अनऑफिशियली कहा जाता है बजट, क्या कहा जाता है इसे? सेंटर का बजट, और इसका ऑफिशियल नाम है बजट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बारे में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जब वोट दिया जाता है उस वोट को किस नाम से पुकारा जाता है? मान लीजिए कि लोकसभा में कोई वोटिंग हो रही है, दोनों साइड से हां और ना की साइड से 50-50, मतलब दोनों ही साइड से बराबर बराबर वोट डल रहे हैं, तो उस समय वोट दिया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और उनके वोट जो है वो निर्णय करता है किस तरफ जाना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहा जाता है कास्टिंग वोट। सी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निर्णय करता है? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं उनसे रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होगा उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को। टी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान के निर्माता। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वो हैं आपके पास 25। डी इज द करेक्ट आंसर। एट प्रेजेंट टोटल पार्ट्स यानी भाग हैं 25, और इनिशियली कितने थे? शुरुआत में जब भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय भारत के संविधान में पार्ट्स थे 22। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंडिया के पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम है एस्टीमेट कमेटी। बी इज द करेक्ट आंसर। इस कमेटी के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? तो इस कमेटी के टोटल मेंबर्स होते हैं 30, और ये 30 के 30 मेंबर, ऑल द मेंबर्स बिलोंग्स टू, और ये 30 मेंबर सभी बिलोंग करते हैं आपके लोकसभा से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जाता है उनके मिसबिहेवियर के लिए, और ये अधिकार है जो भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं उनके द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा उसको पास किया जाएगा रेजोल्यूशन को उसके द्वारा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यानी भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। भारत के संविधान के जो पार्लियामेंट के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं ये वोटिंग करते हैं और उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंतर्गत जो है उसको जोड़ा गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा? तो भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसको 73वें संविधान 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया है भारत के संविधान में, वो है आपका 11 शेड्यूल। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है जो 73rd संशोधन अधिनियम 1992 है उसके अंतर्गत, और ये डील करता है किसके साथ? पंचायत के साथ। ये पंचायत की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत पंचायतों के टोटल 29 सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
इनमें से कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान का जो आपका संबंध रखता है लिबर्टी ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के साथ? तो प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात की गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में। अगर इसको डिटेल में बात की जाए तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में है उसको केंद्र की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया? तो देवनागरी लिपि में जो हिंदी है उसको यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। 1949 में इसको डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज 14 सितंबर 1949 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को एक तरह से पावर दी गई है कि वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकता है? तो भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से एक तरह से कंसल्ट कर सकता है, वो शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 143 के अंतर्गत 143। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो कि एक फंडामेंटल राइट था यानी मौलिक अधिकार था, इसको इस सूची से हटा दिया गया है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक 7th फंडामेंटल राइट्स था, इसको इस सूची से हटा के बनाया गया है अब लीगल राइट। क्या बनाया गया है इसे? लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये है लीगल राइट आर्टिकल 300A के अंतर्गत। तो इसको किस सूची से, किस अमेंडमेंट से इसको हटाया गया है? वो है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार प्राप्त किसके पास है? तो वो अथॉरिटी जिसके पास ये शक्ति है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे हाई कोर्ट में, तो ये शक्तियां प्रदान की गई है भारत के राष्ट्रपति को। सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो अनलॉफुल डिटेंशन है किसी भी पर्सन की, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है किस रिट के अंतर्गत? तो किसी भी व्यक्ति की गैर कानूनी हिरासत पर रिट द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, तो वो कौन सी रिट है? तो वो रिट है आपकी हैबियस कॉर्पस। ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रिट्स दी गई हैं, तो उनमें से जो रिट है आपकी हैबियस कॉर्पस, उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है गैर कानूनी तरीके से, तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है हैबियस कॉर्पस रिट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लेजिस्लेचर जो है प्रायोरिटी गेन कर सकता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ये किस सरकार में होता है? तो विधायिका को कार्यपालिका पर प्राथमिकता का अधिकार प्राप्त है, यह है आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के केस में। जहां पे भी संसदीय सरकार होती है उसके अंतर्गत जो है लेजिस्लेचर जो है अपनी प्रायोरिटी ऊपर रखती है एग्जीक्यूटिव से। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो भारत में राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट होने के लिए कम से कम आयु चाहिए आपको 35 साल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के उपराष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेड ऑफ ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी कौन दिलवाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है इंडियन पार्लियामेंट को एक तरह से सशक्त बनाया गया है कि वो भारत के संविधान को संशोधित कर सकते हैं? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। और ये जो कंसेप्ट उठाया गया है ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत एमपीज को डिस्क्वालीफाई किया जाता है ग्राउंड के जो डिफेक्शन है उसके ग्राउंड के बेसिस पे। तो भारतीय संविधान के दल बदल कानून के अंतर्गत सांसद की अयोग्यता से संबंधित जो प्रावधान दिए हैं वो है आपके शेड्यूल 10 में। डी इज द करेक्ट आंसर। एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जिसे जाना जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अंतर्गत किसी भी एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा स्तंभ है जो फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है उसे। तो जैसे कि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 3 पिलर्स हैं। अब 3 पिलर कौन से हैं? एक है आपका लेजिस्लेचर, दूसरे का नाम है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरे का नाम है आपका जुडिशरी। ये 3 पिलर्स हैं। तो फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है जुडिशरी को। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी देश में कानून बनाया जाएगा, सर्वप्रथम वो कानून बनाएगा लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में, उसके बाद उस कानून को लागू किया जाएगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा, फिर उस कानून की वैलिडिटी को चेक करता है जुडिशरी। तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन होगा? जुडिशरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी नागरिक का कोई मौलिक अधिकार बाधित होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो किसको अप्रोच कर सकता है? जी, अब किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स जो है ब्रीच होते हैं तो वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो भारत के संविधान में मेंशन किया गया है वो इसके अंतर्गत अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट को। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली बताया गया है रिट्स के बारे में। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है व्यक्ति अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाता है इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में किसे सार्वजनिक धन का संरक्षण के नाम से जाना जाता है? तो इंडिया में इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है? तो गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ए इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 148 में। इन्हें कहते हैं गार्डियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, जिसे पब्लिक पर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो वर्ड है सेकुलर, इसको भारत के संविधान के प्रियम्बल में ऐड किया गया है किस संविधानिक संशोधन के अंतर्गत? तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? वो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संविधानिक संशोधन 1976 के अंतर्गत इस शब्द को जोड़ा गया है भारत के प्रियम्बल में। इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था आपका सोशलिस्ट, दूसरा है सेकुलर और तीसरा है इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है इस संविधानिक संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया है ये किस में मेंशन किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य के विचार के निहित के बारे में वर्णन किया गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक, उसमें। बी इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में बात की जाए तो इनको लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये बताए गए हैं आपके पार्ट 4 में, और ये कवर करते हैं आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र इनमें से किसको देता है? तो वो है आपका डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसको। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है? तो जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को इंडिया ने अडॉप्ट किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो भारत के राज्य का गवर्नर होता है उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 155 के अंतर्गत जो भारत के राज्य का गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान में वर्तमान समय में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं? तो भारत के संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, वो हैं आपके 11। डी इज द करेक्ट आंसर।
फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया है आर्टिकल 51A में, और ये बताया गया है आपके पार्ट 4A में, और इसको लिया गया है आपकी सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी इसके सुझावों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान में कितनी प्रकार की रिट्स मेंशन की गई हैं? तो भारत के संविधान में टोटल रिट्स हैं 5। ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये रिट मेंशन की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये रिट मेंशन की गई है हाई कोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोकसभा में एससी और एसटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं, तो टोटल कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट है, तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो पार्लियामेंट है उसकी लोकसभा में टोटल रिजर्व सीटें हैं 131। डी इज द करेक्ट आंसर। अब 131 में से एससी के लिए हैं 84 और एसटी के लिए हैं 47। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान का जो पार्ट 4 है वो किसके साथ संबंध रखता है? तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है ये संबंध रखता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशकों के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। और इनको अडॉप्ट किया गया है कहां से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आएगा, भारत का एग्जीक्यूटिव हेड किसे कहा जाता है? तो भारत का कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर नॉमिनल हेड के बारे में पूछेंगे तो नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और वहीं राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में पूछे तो राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है सीएम और नॉमिनल हेड होता है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस देश का लिखित संविधान नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूके का संविधान जो है लिखित रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उस कमीशन का नाम बताइए जो भारत में आया था 1928 में, भारत के जो संविधानिक व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए जो कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो था साइमन कमीशन। डी इज द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन की स्थापना की गई है नवंबर 1927 में और ये भारत में आया था फरवरी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो सेंटर और स्टेट का कोई भी डिस्प्यूट है वो किस ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत बताया गया है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है उनके पास। ये आता है आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये चीज मेंशन की गई है आर्टिकल 131 में, 131 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोकसभा का सेक्रेटरीट किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है? तो लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? जो लोकसभा का स्पीकर है उसके नियंत्रण में। सी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो टेम्परेरी प्रोविजन दिए गए थे जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था उसके बारे में, तो ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताए गए थे? जो टेम्परेरी प्रोविजन थे जे&के के लिए, तो ये बताए गए थे आर्टिकल 370 में। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था उसको टेम्परेरी प्रोविजन प्रोवाइड किए गए थे। अब ये खत्म कर दिए गए हैं 2019 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो कि सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के साथ डील करता है? तो भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है वो है आपका पार्ट 12। सी इज द करेक्ट आंसर, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसे किस वर्ष जो है लागू किया गया? तो भारतीय संविधान का जो 42वां संवैधानिक संशोधन है इसे अधिनियमित किया गया है 1976 में। बी इज द करेक्ट आंसर। इसे लाया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में और इस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1/3 सीट जो हैं ये विमेंस के लिए रिजर्व रखी गई हैं पंचायत्स में। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है?
तो इसका सही आंसर आएगा आर्टिकल 243D। 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243D के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज है वो किससे मिलकर बना है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल किन किन लोगों से मिलकर शामिल है? तो इसका सही आंसर आएगा जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा प्लस आपके राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो इलेक्टेड मेंबर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये मिलके वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियों प्रदान करता है? आर्टिकल 53। इसके तहत राष्ट्रपति को ये एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट कौन देता है? धन विधेयक पर अंतिम फैसला कौन देता है कि ये मनी बिल है या नहीं? इसके लिए है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका जो अंतिम फैसला है मान्य माना जाता है। अगर वो डिसाइड करेंगे ये मनी बिल है तो उसको मनी बिल की तरह प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय काल में एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको दोनों सदनों के सामने रखा जाता है जब दोनों सदन फिर से बैठते हैं? अब नॉर्मल आता है, मान लीजिए एक सदन आपका सेशन में है और दूसरा सदन आपका प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय कोई भी आपको टेम्परेरी कानून इम्प्लीमेंट करना है तो राष्ट्रपति क्या कर देता है? ऑर्डिनेंस पास कर देता है। प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। और ये ऑर्डिनेंस यानी टेम्परेरी कानून सिर्फ 6 मंथ के लिए होता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के सेशन जो होगा वो बैठेगा। तो 6 महीने के जैसे ही वो टाइम पीरियड कितना दिया जाएगा, फिर इसको पेश किया जाएगा जब दोनों सदन बैठेंगे, तो इसे 6 वीक्स के अंदर पेश किया जाएगा जब दोनों सदन बैठ जाएंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितनी रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कितनी रिट्स जारी करता है? ये आएगा 5। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी है? एक आएगा आपके पास हैबियस कॉर्पस, दूसरा आएगा आपके पास मैंडमस, तीसरा आएगा आपके पास शर्टरी, चौथा आएगा आपके पास प्रोहिबिशन, और लास्ट आएगा आपके पास क्यो बरंटो। ये 5 रिट्स इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत। सेम रिट इशू की जाती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इसको भारत के संविधान में किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आएगा आयरलैंड से। बी इज द करेक्ट आंसर। डीपीएसपी के बारे में बताया गया है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मेंशन करता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह अनुच्छेद जो राजनीति दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अब इसका सही आंसर आएगा, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड करता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका कई बोलेंगे 19 आर्टिकल आएगा, 19 वहाँ पे कॉपरेशन के लिए बोला गया है, सोसाइटी के लिए बोला गया है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के कारण इनको बनाने का अधिकार जो है वो एक्ट में दिया गया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसके अंतर्गत, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन
इस प्रकार किया गया है, इंडिया को कहा गया है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2024 में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? अगर टोटल सीटों की बात की जाए तो टोटल सीटें हैं लोकसभा की 550। अब 550 में से 31 दिसंबर 2024 को टोटल स्ट्रेंथ थी 543। सी इज द करेक्ट आंसर। 550 में डिवाइड किया जाएगा तो 530 हैं इलेक्टर, ये आती हैं स्टेट से इलेक्टेड, और 20 सीटें आती हैं यूटी से इलेक्टेड, क्योंकि अब लोकसभा में कोई भी सीट नॉमिनेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है जो गांधीयन प्रिंसिपल के स्कोप है उसके बारे में? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इसमें जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स के जो स्कोप हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो कौन कौन से आर्टिकल बयां करते हैं? तो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46 आता है, 47 आता है और 48। ये 6 आर्टिकल आते हैं आपके गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, 40, 47, 48 ये आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट वन दी गई है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से 44th अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के 44th संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। सेकंड आती है प्रिवी पर्स जो है रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स का, इसको एबॉलिश कर दिया गया जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1971 उसके अंतर्गत। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के 26वें संशोधन के तहत भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रिवी पर्स क्या था? इसके अंतर्गत पेमेंट की जाती थी जो इंडियन रूलर्स थे उनको। So both the statements are correct. C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 दी गई है, प्रोविजन जो है सिटीजनशिप के ये प्रोवाइड किए गए हैं भारत के संविधान के पार्ट 2 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है पार्ट 2 में, जहां पे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आते हैं। सेकंड, आर्टिकल 120 क्लॉज 1 जो है इसके तहत स्पीकर जो है वो किसी भी मेंबर को अलाउ कर सकता है कि वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष जो है आर्टिकल 120 क्लॉज के तहत मेंबर को अलाउ कर देता है कि वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज में बोल सकता है अगर वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पे बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था आपका 2009 में, तेलंगाना राज्य बना है 2014 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 2005 में, और नरेगा के एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 2006 में। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा पहला, थर्ड पहले पे आएगा, दूसरे पे 4, तीसरे पे 1, फिर ये 3, 4, 1, 2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है पार्लियामेंट को एडजॉर्न किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। संसद को प्रधानमंत्री के द्वारा स्थगित नहीं किया जाता है, इसको स्थगित किया जाता है जो लीडर ऑफ द सदन होता है यानी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। सेकंड, एडजॉर्नमेंट सिने डाई के तहत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर होगा सदन का वो सस्पेंड कर सकता है पार्लियामेंट को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सदन का पीठासीन अधिकारी अनिश्चित काल के लिए स्थगन के माध्यम से संसद को निलंबित कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, ऑपोजिशन लीडर के रिक्वेस्ट पर पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। स्टेटमेंट गलत है। विपक्षी नेता के अनुरोध पर संसद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। चौथा है प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को ही डिसॉल्व कर सकता है। बिल्कुल
सही बात है, राष्ट्रपति केवल लोकसभा को ही भंग कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। सो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाउ कैन सिटीजनशिप इन इंडिया बी एक्वायर्ड? पहला बोला गया है कन्फर्ड बाय बर्थ, यानी जन्म से प्रदान किया गया। बी आएगा बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, चुनाव में भाग लेकर। सी थ्रू डिसेंडेंट्स, यानी वंशज के माध्यम से। चौथा बाय पेइंग सर्टेन फी, कुछ शुल्क देके। तो इसका सही आंसर आएगा, भारत में नागरिकता को जन्म से प्रदान किया जा सकता है। दूसरा थ्रू डिसेंडेंट, वंशज के माध्यम से। सो 1 and 3 आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसके संबंधित स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसका पहली बार गठन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, पब्लिक अकाउंट कमेटी 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से मिलकर, यानी टोटल 22 मेंबर होते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, इट कैन नॉट लिमिट द एक्सपेंसेस बाय द गवर्नमेंट, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है सरकार के द्वारा व्यय की सीमित नहीं कर सकता है कि कितना खर्च करेगी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा है, जो रिकमेंडेशन की जाती है इस कमेटी के द्वारा वो एडवाइजरी नहीं होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन की जाती है वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। सो 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे तो चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 and 3, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं आपकी क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ट्रू कौन सी है। पहला, उपयोग के मामले में फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये नागरिकों और विदेशियों के बीच में अंतर करते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कुछ ही फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को प्रदान किए जाते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस, अंतर तो आता है। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स आर अनलिमिटेड, ये स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। थर्ड, दे आर गिवन प्रोटेक्शन ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्रोटेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ही से नहीं प्लस हाई कोर्ट से भी मिलती है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। चौथा है, दे आर सुपीरियर टू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव का लॉ जो है वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुपीरियर माने जाते हैं उन कानून के आगे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव से पास किए गए हैं और वो वायलेट करते हैं। सो 1 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की ये जुडिशरी को डिक्टेटर बनाती है, ये गलत है। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत तो कानून को चेक किया जाता है, उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है, ना कि ये जुडिशरी को डिक्टेटर बनाती है। सेकंड, एडजोर्नमेंट मोशन का पर्पस होता है हाउस की अटेंशन ड्रॉ करना किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है, जो प्रोविजन है डिस्क्वालीफाई करने का मेंबर्स को डिफेक्शन के बेस पे, ये 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है ऑन द बेस ऑफ डिफेक्शन। फोर्थ है, सरकारिया मिशन जो है वो फेवर में था पार्लियामेंट की पावर्स को इंक्रीज करने में, गलत है। सरकारिया मिशन जो था ये पार्लियामेंट की पावर में नहीं था, ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन को मेंटेन करने में बोल रहे थे, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बैलेंस करने में इसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी थी। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो संविधानिक संशोधन जिसे भारत का लघु संविधान के रूप में जाना जाता है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, बी इज द करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इक्वलिटी बिफोर लॉ?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आएगा आर्टिकल 14। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों के बारे में बताती है? तो बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर्स जो हैं इनके बारे में बात की गई है 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 86th अमेंडमेंट? 86वें संशोधन के बाद संविधान में कुल कितनी मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? तो इसका सही आंसर आएगा 11। बी इज द करेक्ट आंसर। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी 1976, इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई 10। फिर जब आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 का, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई आपकी, सो टोटल हैं 11। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, जिनके बारे में भाग जो 4th है उसमें बताया गया है, आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? कौन सा अनुच्छेद भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो भेदभाव के निषेध से जो संबंध रखता है अनुच्छेद वो है आर्टिकल 15। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो ये बताई गई है आर्टिकल 32 में। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली क्या करता है, रिट्स प्रोवाइड करता है, जो कि टोटल रिट्स कितनी है, 5। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो इसका सही आंसर आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 जो कि डील करता है आपके किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, यानी मौलिक अधिकारों के साथ, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। तो इसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में अगर आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आयु चाहिए आपकी 35 साल। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर बनना है या CM बनना है, उसके लिए आपकी मिनिमम आयु चाहिए 25 साल। अगला क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन? मनी बिल यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है धन विधेयक, तो ये जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। एट प्रेजेंट करंट अफेयर में पूछा जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इनका नाम आएगा ज्ञानेश कुमार जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिड्यूरी पावर्स बिलोंग्स टू? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो देखिए रेजिड्यूर पावर्स जो हैं ये यूनियन के पास है, यानी संघ के पास। रेजिड्यूर्स पावर्स वो होती हैं ऐसे सब्जेक्ट जिनके बारे में ना यूनियन लिस्ट में बताया गया है, ना स्टेट लिस्ट में बनाया गया है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में उसके बारे में बात की गई है। तो उन सब्जेक्ट के ऊपर पावर जो है लॉ बनाने की वो यूनियन के पास है, उसको बोलते हैं रेजिड्यूर पावर्स। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट्स रूल? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो प्रेसिडेंट रूल्स जो हैं इसको डील करता है आर्टिकल 356, 356। बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट है इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 61 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1978 का, उससे पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये एक फंडामेंटल राइट था, पर इस अमेंडमेंट ने क्या किया, इसको फंडामेंटल सूची से हटा दिया और इसको तब से बनाया गया है लीगल राइट यानी विधेयक अधिकार, और ये मेंशन किया गया है आपके आर्टिकल 300A में। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच। वाक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसके बारे में अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में बताया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय की बात की गई है तो टोटल शेड्यूल है 12, और जब भारत का संविधान जो था लागू किया गया था इनिशियली, शुरुआत में अनुसूचियां थी 8। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अछूत प्रथा का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन के बारे में आर्टिकल जो डील करता है वो है आपका आर्टिकल 17। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकालीन कौन घोषित कर सकता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सी इज द करेक्ट आंसर, और इस इमरजेंसी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एज फॉर अ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी कम से कम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। वहीं अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो लोकसभा का एमपी बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु चाहिए 25 वर्ष। अधिकतम आयु का कोई भी लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड पंचायती राज इन इंडिया। भारत में पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज की सिफारिश भारत में की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में, और इसने सुझाव दिया था 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर। कुल कितने प्रकार की रिट है भारत के संविधान में? तो भारत के संविधान में जो टोटल रिट्स हैं वो है 5। सुप्रीम कोर्ट की रिट की पावर दी गई है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट की रिट की पावर दी गई है आर्टिकल 226 में। रिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आती है हैबियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा आता है मैंडामस। तीसरा आता है आपके पास प्रोहिबिशन, और जो 4th रिट है वो है सर्शोरी, और जो 5वीं रिट्स है वो है क्यो बरंटो। अगर इन दोनों में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रिट की पावर किसके पास है, तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल के लिए ही रिट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए ही रिट को इशू कर सकता है। हाई कोर्ट इनको भी कर सकता है प्लस अदर पर्पसेस के लिए भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 0 आवर्स स्टार्ट्स एट व्हाट टाइम। शून्यकाल कब शुरू होता है? तो पार्लियामेंट का 0 आवर स्टार्ट होता है 12 बजे। ये आपका जस्ट क्वेश्चन आवर जो है उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सदन का जो सेशन का पहला घंटा रहता है वो क्वेश्चन आवर, जहाँ पर मिनिस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है पूरे 12 बजे आपका 0 आवर। ये चलता है आपका 12 से 12:30 तक, 30 मिनट का रहता है आपका 0 आवर। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है भारत का, इसकी स्थापना की गई है 26 जनवरी 1950 में। और भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, उनका नाम है H.J. कानिया। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने हैं भारत के, इनका नाम क्या है, सूर्यकांत। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दिसंबर 2025 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है 51A आर्टिकल में। बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये टोटल हैं 11 ड्यूटीज, और इनको ऐड करने का सुझाव दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 1976 में, और 42वें संशोधन के द्वारा ही भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ेगी। और इनको अडॉप्ट कहाँ से किया गया है, ये अडॉप्ट किए गए हैं USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो किसी भी राज्य का गवर्नर है उसको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। और गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए, तो ये मिनिमम एज रहती है 35 साल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। मतदान आयु 21 से 18 करने वाला संशोधन कौन सा है। तो वो आएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसने जो वोटिंग एज है वो 21 से घटा के 18 कर दी थी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। तो देखिए सदनों, जो संसद के 2 सदन हैं, इनमें अधिकतर गैप जो है 6 महीने का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों के अनुमूलन का प्रावधान कहाँ पे है। तो भारत के संविधान में जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है ये बताया गया है आपके आर्टिकल 18 में। अब यहाँ बी और सी दोनों सेम ही हैं, तो किसी पे भी टिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो लिखिए लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं राज्यसभा को डिसॉल्व करने का पावर नो वन, किसी के पास नहीं है वो राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा क्या है आपका परमानेंट हाउस है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 250 में से 238 हैं इलेक्टेड यानी निर्वाचित, और 12 सीटें रहती हैं आपकी नामांकित। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और इनको नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से जो फंडामेंटल राइट नहीं है वो अब राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है। अब इसको बना दिया गया है लीगल राइट आर्टिकल 300A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदन का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा के सदन का अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 64 जो है ये मेंशन करता है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा संशोधन है भारत के संविधान का जिसे लघु संविधान कहलाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधानिक संशोधन 1976 का, क्योंकि इस पे बहुत सारे बदलाव संविधान में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाता है राष्ट्रपति को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 13 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ पार्ट ऑफ विच शेड्यूल। दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस ऑन द बेस ऑफ डिफेक्शन, ये बताया गया है आपके शेड्यूल 10 में। और शेड्यूल 10 को ऐड किया गया है किसके द्वारा? इट वॉज एडेड बाय द 52nd संविधानिक संशोधन 1985 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल। संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यूपीएससी की स्थापना की गई है 1 अक्टूबर 1926 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? नई दिल्ली में। ली कमीशन था, ली आयोग, जिसके सुझाव के आधार पे ही ये बनाया गया था और इसके बारे में वर्णन किया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 उसमें, और 26 में इसकी स्थापना कर दी। और ये हाँ भारत के संविधान का आर्टिकल 315, यहाँ पे 312 होना था तो आंसर क्या आएगा? 315। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंडक्ट्स इलेक्शन टू द पंचायत। पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज के इलेक्शन देखे जाएंगे, तो इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट वॉज टेकन फ्रॉम। रूल ऑफ लॉ का अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसके बारे में कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है? तो इसका सही आंसर आएगा, तो देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर पूछी है तो वो है आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट की पूछी है वो 215। तो यहाँ पे तो आंसर दोनों ही करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे कोर्ट नहीं मेंशन किया है, सुप्रीम कोर्ट का 129, हाई कोर्ट का 215। अगला क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। राष्ट्रीय आपातकालीन किस आधार पर लगाई जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकालीन जो है इसको लगाने के लिए वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जो है इसके बेस पे लगाई जा सकती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 352। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। मानव तस्करी एवं जबरन श्रम किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? तो प्रोहिबिट यानी रोकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को, यह बताया गया है आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो नीति आयोग का हेड वो होता है जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। बी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना वर्ष क्या है? इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये एक क्या है? थिंक टैंक है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामांकित कर सकता है? देखिए 2025 दिसंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो लोकसभा में अब कोई भी मेंबर नॉमिनेटेड नहीं होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर 0। इससे पहले 2 एंग्लो इंडियंस होते थे पर ये कॉन्सेप्ट ही अब खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू मेक अ न्यू स्टेट। नए राज्य का गठन करने का अधिकार किसके पास है? तो नए राज्य की फॉर्मेशन या क्रिएशन की पावर जो है ये है पार्लियामेंट यानी संसद के पास, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? तो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ये फंडामेंटल राइट बताए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। सो सी और डी दोनों ही सही है क्योंकि दोनों आर्टिकल ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल कंटेन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आधिकारिक भाषाओं का लेख किस अनुसूची में है? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन किया गया है 8वीं अनुसूची में।
इसमें शुरू में जो था, जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो 14 लैंग्वेजेस थी। अब आज की डेट में कितनी है? वर्तमान समय में आपको मिलेंगे 22 लैंग्वेजेस, और यहाँ पे सरप्राइजिंगली इन 22 में से इंग्लिश जो है वो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ग्रांट्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू की पावर मेंशन की है आर्टिकल, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा जाती है आर्टिकल 13 में, और इसके साथ अन्य आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो 32 आ जाएगा, और हाई कोर्ट का है तो 13 के साथ जो है आपका 226। अब यहाँ पे मेंशन किया है 13 और 32, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के सुझावों के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द यूनियन बजट? केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद से संबंधित है? वैसे तो बजट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं दिया है, इसका जो एक्चुअल नाम है ये वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केंद्रीय बजट का, और इसके बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 112 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय? उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा की जो इफेक्टिव मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन है उसके द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है, जो उपराष्ट्रपति है इसको इसके ऑफिस से हटाया जा सकता है जब राज्यसभा पास करता है एक इफेक्टिव मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन, एंड इसके बाद लोकसभा का भी एग्रीमेंट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडेमस मैंडेमस क्या है? तो मैंडेमस जो है एक रिट है टू परफॉर्म द ड्यूटी, जिसका लैटिन भाषा में शब्द का अर्थ क्या है? कमांड, वी कमांड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो सही आंसर आएगा भारत। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का यूएसए का, और सबसे लंबा है भारत का। अगला क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, तो स्टेट का आ जाता है गवर्नर, और गवर्नमेंट हेड पूछते हैं इंडिया का तो पीएम, और गवर्नमेंट हेड पूछते हैं स्टेट का तो सीएम। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इज? लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? देखिए, लोकसभा में टोटल सीटें हैं 550, जिनमें से 543 भरी जाती हैं, और ये पहले होती थी 552 जब नॉमिनेटेड भी होते थे। अब नॉमिनेटेड नहीं है तो 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 352। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर नाउ? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान समय में 6। जब भारत के संविधान को लागू किया गया था उस समय फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7। राइट को प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत, तो अभी रह गए हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एबॉलिशेस फोर्स्ड लेबर? जबरन श्रम किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? तो जो फोर्स्ड लेबर है इसको अबॉलिश करता है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 जो है इसके साथ डील करता है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स को इशू करने की, ये बताई गई है आर्टिकल 32 में। टोटल रिट्स कितनी है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच आर्टिकल एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो हाई कोर्ट की रिट पावर है 226। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है नीति आयोग का जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इनमें से जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सर्वोच्चता। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल जो वित्तीय आपातकालीन से डील करता है, आर्टिकल 360। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू एस्टैब्लिश। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस उद्देश्य से रखते हैं? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो राज्य की नीति निर्देशक हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है आर्टिकल 25 से 28। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इससे डील करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संरक्षक कौन है? तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर इन द लोकसभा करंटली। लोकसभा में वर्तमान में कितने नामांकित सदस्य हैं? तो सही आंसर आएगा सी 0, कोई भी नहीं है क्योंकि अब नॉमिनेटेड मेंबर्स डिलीट कर दिए गए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने नामांकित सदस्य हैं? तो राज्यसभा में टोटल नॉमिनेटेड मेंबर हैं 12। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 148। इसे बोलते हैं गार्डियन ऑफ द गवर्नमेंट पर्स या गार्डियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सरकारी खजाना है उसका रखवाला। तो इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। 6 साल के लिए या 65 साल, जो भी इनमें से पहले कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द पंचायत एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिले स्तर पर पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर आएगा जिला परिषद प्रेसिडेंट। जो भी जिला परिषद अध्यक्ष होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत का हेड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। 14 वर्ष से कम बाल श्रम किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 24। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इससे जो आर्टिकल डील करता है 301, अनुच्छेद 301। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिमूव जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है?
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके साथ डील करता है, तो वो आएगा आपका आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। सो ए बी दोनों से एक ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज, राज्य की निम्न सदन क्या कहलाता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है उसे बोलते हैं विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। बी इज द करेक्ट आंसर। और विधान परिषद को बोला जाता है अपर हाउस। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट बिट्टो पावर बिलोंग्स टू, पॉकेट बिट्टो किसके पास है? तो देखिए पॉकेट बिट्टो की पावर है प्रेसिडेंट के पास। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण किस अनुच्छेद से मेंशन किया गया है? तो सही आंसर आएगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय, मौलिक अधिकार लागू करवाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर नाउ, वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8। अगला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल इज, उद्देशिका क्या है? तो प्रियम्बल क्या है? अंडर द केशवानंदा भारती केस, इसके तहत बोला गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द ओथ ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की शपथ किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में दी गई है ओथ ऑफ मिनिस्टर्स इवन द प्राइम मिनिस्टर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संरक्षित है? तो ये बताई गई है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत प्रथा निषिद्ध किस अनुच्छेद में है? तो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 17 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु कैन डिसॉल्व विधानसभा, विधानसभा भंग कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा गवर्नर, यानी राज्य का राज्यपाल जो है वो विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, सेम एज जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द गवर्नर, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिफाइंस मनी बिल, मनी बिल यानी धन विधेयक, जो बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो मनी बिल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 110। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द अप्रूवल ऑफ, किसका अप्रूवल लगता है? प्रेसिडेंट का। और कौन फाइनल वर्डिक्ट देता है कि दैट इज अ मनी बिल और नॉट? ये देता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, रियल एग्जीक्यूटिव। और वहीं अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पूछा जाए तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के लिए आंसर आ जाएगा आपका प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका किस भाग में है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है आपके पार्ट 5 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिट्स कैन सुप्रीम कोर्ट इशू, सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट को इशू करने की पावर है ये है आर्टिकल 32 में, और ये टोटल 5 रिट्स को इशू कर सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स,
जन धन का संरक्षक कौन है? जो पब्लिक पर्स है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो इसका गार्डियन है क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अनुच्छेद 148 में दिया गया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? संघ मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। सी इज द करेक्ट आंसर।